नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इजराइल में जो हो रहा है वो हम ध्यान रहे हैं, किस तरह से इजराइल गाजा में तबाही मचा रहा है। इसके अलावा भी दुनिया भर की बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस खबरों के बीच में मेरे घर का बजट, आपके घर का बजट, मेरा दुख, मेरा दर्द और मेरा देश जिस तरफ जा रहा है उस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। एक विषय है राजनीतिक अर्थशास्त्र। राजनीतिक अर्थशास्त्र कहता है कि जैसे जैसे अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समाज के बीच में अपराध बढ़ते हैं। जैसे जैसे विषमता बढ़ती है, सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है, और जैसे जैसे विषमता बढ़ती है, जनता की तरफ से बगावत के आसार बढ़ते जाते हैं और देश की व्यवस्था और सरकार के अंदर लोगों का विश्वास कमजोर होता जाता है, कम होता जाता है। हमारे देश में जो नए हालात बन रहे हैं वो क्या हैं, पहले इसको समझेंगे और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि ये लंबे समय की बातें अगर छोड़ दिया जाए तो अगले साल, उसके अगले साल जो हमारा बजट बनेगा उसमें क्या होगा, और क्या हम लगातार गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या मैं और आप गरीब बनने की ओर जा रहे हैं, क्या 10-15 साल बाद हम सब गरीब हो जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने देश की हकीकत जान लेते हैं। देश किस तरफ भाग रहा है। हमारे देश में जो इस समय बाजार का पैटर्न है उसको देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। सबसे पहले हम खाने पीने के सामान और दूसरी चीजों की स्थिति समझ लेते हैं। सरकार को चावल पर एक और नियम लागू करना पड़ा है। निर्यात पर उन्होंने सख्ती बढ़ा दी है। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले ही लगा दी गई थी। अब सरकार ने $800 प्रति टन के नीचे चावल एक्सपोर्ट करने से पे प्रतिबंध लगा दिया है, यानी 67 रुपए किलो से नीचे चावल एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत से जो चावल बाहर जाएगा वो चावल अब कम जाना चाहिए, क्योंकि भारत में चावल की पैदावार कम हुई है, और अगर चावल एक्सपोर्ट होता है तो भारत जो पहले ही चावल की बहुत महंगाई से जूझ रहा है वो उससे और ज्यादा जूझने वाला है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो स्थिति होने वाली है महंगाई की, उसका अनुमान लगाया गया है। खरीफ की फसल में जो चावल है उसकी पैदावार करीब 4.6% कम हुई है। चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरा देश खाता है। रोटी के बगैर काम चल जाता है, लेकिन चावल सभी जगह चलता है, लोग खाते हैं। इसके अलावा जो भारत में तिलहन का उत्पादन है, इस साल का अनुमान है कि वो 18% कम होने वाला है। आप बहुत ज्यादा गणित में ना जाएं। तिलहन मतलब हुआ जिन चीजों से तेल निकलता है, सरसों या सोयाबीन या कुछ और जिससे निकलता है। तो हमारे यहाँ पर जो तेल का उत्पादन होता है उसमें अगर आप सीधे सीधे तेल जिन चीजों से निकलता है उनका उत्पादन अगर 18% कम हुआ है, उनकी फसल 18% कम हुई है, तो ये मान के चलिए कि 18% ही तेल की उपलब्धता कम हो जाएगी। यानी 18% तेल आपको विदेशों से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। और चीजों का दाम कैसे तय होता है? डिमांड और सप्लाई से। सप्लाई कम हुई है, डिमांड उतनी है, लोग खाएंगे तो उतना ही। तो क्या होगा? इस गैप को भरने के लिए जो ज्यादा पैसे देगा उसको ज्यादा मिलेगा, और दुकानदार और जो कारोबारी हैं वो उसी अनुपात में पैसे बढ़ा देंगे। तो आपका जो तेल है खाने पीने का, वो 10 से 18% के बीच में उसका दाम बढ़ जाएगा, इतना पक्का मान के चलिए। दलहन यानी जिससे दाल बनती है, उसका उत्पादन भी 6% के करीब कम हुआ है। यानी मान के चलिए कि अब आपको जो मोजाम्बिक की दाल होती है, जो अफ्रीका की दालें हैं, मोदी जी दौरे पर गए थे, अडानी जी बहुत सारे देशों में दालें उगा रहे हैं, उस सब जगहों से जो दालें आने वाली हैं वो ज़्यादा आने वाली हैं,
और जाहिर बात है कि लाला जब अपने लिए खरीदने वाले कोयले का दाम बढ़ा लेता है तो दाल का दाम तो बढ़ ही जाएगा। तो कैसे बढ़ता है? जैसे कोयले का बढ़ता है। वहां से दाल लदी उदाहरण के लिए 100 रुपए किलो, उसके बाद दाल समुद्र में ढूंढ आराम से घूम रहा है समुद्री जहाज, और भारत में दाल की किल्लत का इंतजार कर रहा है। जैसे ही यह 150 होगी वो हमारे तट पे लग जाएगा, उतार लीजिए। और ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से इस तरह से दाल और दूसरी चीजों के दामों से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। जो WTO आया था जिसमें माननीय मनमोहन सिंह जी ने साइन किया था पूरे विरोध के बावजूद, जिसको डंकेल प्रस्ताव कहते थे, गैट कहते थे, और उसको पास होने के बाद ये WTO बना। तो WTO बनने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि पूरी दुनिया को उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर निर्भर हो जाओ। तो अब हम हर चीज के लिए मोहताज हैं। पहले भारत आत्मनिर्भर था, हमारे यहाँ उल्टी सीधी जैसी भी चीजें बनती थी हम अपने देश में ही उसका निर्माण करते थे। अब बाजार खोल दिया गया है। अगर मुझे दाल बाजार से 18 रुपए सस्ती मिलेगी तो मैं देश में नहीं उगाऊंगा। इसी वजह से चीन का सामान हमारे बाजार में बढ़ गया, क्योंकि जो लोकल चीजें बनती थी वो बननी ही बंद हो गई। अब आज आप मेक इन इंडिया कर रहे हो तो कैसे मेक इन इंडिया होगा जब आपके कंपटीशन में सस्ता माल विदेशों में उपलब्ध है और मार्केट आपने खोल दिया है और आप विदेशों से आयात पे रोक लगा नहीं सकते हैं। तो उस वजह से अब ये जो दाल की महंगाई है वो भी आपको सताने वाली है। इसके साथ साथ चीनी भी पहले ही रिकॉर्ड महंगा चल रहा है, चीनी का दाम। गन्ने का उत्पादन भी 11% के करीब कम रहने वाला है और उसने जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पहले से हासिल की हुई है। मोटे अनाज में भी 10% की गिरावट है। मोटे अनाज मतलब ये ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अब सामने आई हैं और ये आंकड़ा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय का अनुमान है और किसी और का अनुमान नहीं है। ये अनुमान सालाना निकलता है, इस बार लटका लटका के सरकार ने इसको दे ही दिया। और उनका कहना है देश का जो चावल का उत्पादन 3.79% घटकर करीब 4% घट के जो है 106.31 मिलियन टन हो जाएगा। मैं इस आंकड़े में जाके उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक चीज पक्की है कि 3% चावल का उत्पादन कम होने जा रहा है, करीब 4%, 3.79 मतलब 4% मोटा मोटा। और अगर किसी भी वजह से सरकार ने एक्सपोर्ट खोला तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। दबाव किस लिए है? अनाज के एक्सपोर्ट को खोलने के लिए। पिछली बार तो सरकार ने खोल दिया और बंद कर दिया और दिखा दिया कि सही साहब हम देश के लोगों का ख्याल रखते हैं, और उधर बाइडेन साहब का ख्याल भी रख लिया। बाइडेन साहब क्यों चाहते हैं कि आप एक्सपोर्ट करो? क्योंकि यूक्रेन में झगड़ा कराया हुआ है और यूक्रेन से गेहूं निकल नहीं पा रहा है। यूक्रेन का गेहूं दुनिया तक नहीं पहुंचेगा तो दुनिया के पास में अनाज की कमी रहेगी। तो उसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। अब इनका उत्पादन ही कम हो रहा है। इसके अलावा मक्की का उत्पादन कम होने का अनुमान है। इसी तरह से तुअर का उत्पादन भी कम हो रहा है। देखिए सरकार जब आंकड़े जारी करती है ना तो उसमें एक गोल घुमा देती है। वो उसका दाम इतने मिलियन टन हो गया, इतने चावल का उत्पादन इतने टन हो गया। तो भैया टन से क्या पता लगेगा? ये बोल रहे इतने परसेंट गिर गया, उतने परसेंट बढ़ गया। खैर, ये है एक पहलू। इस पहलू का मतलब समझते हैं। ये महंगाई आज से नहीं चल रही है, ये पिछले महंगाई कम से कम 10 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। किसी चीज का दाम नहीं गिरा है और सबका दाम बढ़ रहा है। वेतन बढ़े क्या इसी रफ्तार से? नहीं बढ़े। 20% दलहन का उत्पादन कम हुआ है, यानी दाल के दाम आप 20% मान लीजिए। तिलहन का माफ कीजिएगा, तेल तो महंगा होता जा रहा है। जो तेल जो है 80-90 रुपए 70 रुपए में आप 1 लीटर खरीदते थे रिफाइंड सोयाबीन तेल, वो 200 तक पहुंच गया था बीच में। तो आपकी जिंदगी में अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, यानी आपका जो वेतन था उसमें आप कम चीजें जुटा पा रहे हैं। गरीब क्या होता है? वो आदमी होता है जो अपनी आय के स्रोत से दूसरे के मुकाबले कम संसाधन जुटा पाता है उतना ही समय काम करने के बाद में। तो अगर आप कम चीजें ले पा रहे हैं तो क्या हुआ? आप गरीब हो गए और धीरे धीरे आपकी गरीबी बढ़ रही है। एक तरफ गरीबी बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुल्क में अमीरी बढ़ रही है। मैंने बात की शुरुआत की थी गरीबी और अमीरी के अंतर के बढ़ते जाने से।
अर्थशास्त्र के लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसको के शेप ग्रोथ कहते हैं, रिकवरी कहते हैं। क्या होती है के शेप ग्रोथ? के शेप ग्रोथ मतलब जैसे के होता है उसमें एक डंडा होता है, उसके आगे दो, ये के मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखना चाहिए, उल्टा के भी तो समझ जाइएगा, काम एक ही है। अब आधा नीचे जा रहा है विकास, आधा ऊपर जा रहा है। के शेप रिकवरी में अमीर आदमी अमीर होता जाता है ऊपर, और गरीब आदमी गरीब होता जाता है। गरीब आदमी की हैसियत कम होती जाती है। और गरीब कैसे होता है, इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम होती जाती है। नाइट फ्रैंक करके एक संस्था है और वो हर साल अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने आंकड़े जारी करता है प्रॉपर्टी मार्केट के, खास तौर पे वो कह रहा है कि 8 बड़े शहरों में 12% बिक्री बढ़ गई है। लेकिन ये जो 12% ग्रोथ बढ़ी है, इसमें आम आदमी कहीं भी नहीं है, मिडिल क्लास भी कहीं नहीं है। 50 लाख रुपए तक का जो फ्लैट है उसको खरीदने वाले सिर्फ 29%, और साल भर पहले इसकी स्थिति और बेहतर थी जो खराब होती जा रही है। यानी 50 लाख से ऊपर के फ्लैट बिक रहे हैं क्योंकि 12% ग्रोथ बढ़ गई है, लेकिन 50 लाख से नीचे के फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा मैंने वीडियो बना के यही आंकड़ा बताया था। देश में जो 100 करोड़ सालाना कमाई करने वाले लोग हैं, सैलरी वाले वाले, उनकी संख्या डबल हो चुकी है। यह भी एक आंकड़ा है जो हमको बताता है कि किस तरह से अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। इस बार दिवाली पे जो उत्पादन बढ़ जाता है, एक मौसमी मांग बढ़ती है, वो मांग कहीं दिख नहीं रही है। यानी बाजार में खरीदने वाले की जेब में पैसे ही नहीं, क्योंकि दिवाली सिर्फ अमीर नहीं मनाते। दिवाली का बाजार बढ़ता है इस देश के मेजॉरिटी लोगों से। ज्यादातर लोग जब खरीदारी करते हैं, कुछ करते हैं, तो दिवाली में दाम बढ़ता है, लेकिन आम आदमी के पास पैसे ही नहीं है। तो दिवाली पे जो चीजें बना के बाजार में आती हैं वो इस बार उतनी नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि उनकी बिक्री का कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब क्यों नहीं है? क्योंकि खरीफ की फसल खराब हुई है। फसल खराब होने से महंगाई तो मैंने अभी देखी थोड़ी देर पहले ना, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि किसान की फसल अगर कम हुई है तो किसान की जो परचेजिंग पावर है वो भी तो कम हुई है। बताने की जरूरत नहीं है देश में कितने % लोग किसानी करते हैं, कितने % लोगों का की इनकम खेती से आती है। उनकी उपज कम होगी तो बाजार में सामान कम खरीदने जाएंगे, सामान कम खरीदने जाएंगे तो ठप हो जाएगा कारोबार, कमजोर पड़ेगा, और इस दिवाली के बाजार पे वो असर साफ दिखाई दे रहा है। कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी वो स्थितियां अभी भी गांवों तक हैं। अमीर लोगों की चीजें जबरदस्त बढ़ रही हैं। आप कार का बाजार ले लें, 10 लाख से ऊपर की कार धड़ाधड़ बिक रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है। 20 लाख की कार, 30 लाख की कार, सबकी ग्रोथ बढ़ रही है। इवन यहां तक कि आपका रोल्स रॉयस, उसकी बिक्री बढ़ रही है। BMW की बिक्री बढ़ रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। 10 लाख से छोटी 5 लाख के नीचे वाली कार का तो बाजार जैसे बंदी हो गया है, उनकी बिक्री में ग्रोथ आ ही नहीं रही है, ऊपर वालों की बढ़ती जा रही है। इन सारी चीजों के कारण मांग जो है वो गिरती जा रही है। और एक चीज और याद रखिए, जब महंगाई होती है ना तो एक चीज और होती है, जब डिमांड ज्यादा हो, मुनाफे कम हो, तो रोजगार ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है, क्योंकि क्वांटम ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है प्रोडक्शन की। अगर मुनाफे ज्यादा हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए कम लोग चाहिए, तो कम लोग चाहिए, मुनाफे ज्यादा है। मुनाफे ज्यादा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? मार्जिन बढ़ाने के लिए टैक्स, दूसरी चीजें कर रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि बाजार में जो चीज आपको और हमें मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है, क्योंकि लग्जरी का मार्केट बढ़ रहा है।
ज्यादा दाम वाली चीजों का मार्केट बढ़ रहा है जिसमें मुनाफा मोटा होता है और उसको बनाने के लिए आदमी कम लगते हैं। तो रोजगार में भी इस क्रोनी कैपिटलिज्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर आप इस तरह से देखें और सारी चीजों को समझें तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? गरीब आदमी की हैसियत कम होती जा रही है, यानी वो और गरीब होता जा रहा है। अमीर आदमी की हैसियत बढ़ती जा रही है और वो और अमीर होता जा रहा है। बहुत सारे आंकड़े हैं, इससे लेके कई तरह के आंकड़े मैं अलग अलग वीडियोस में लगातार आपको देता रहता हूं। उसमें बिल्डिंग के आंकड़े हैं, उसमें मकान के आंकड़े हैं, उसमें गाड़ियों के आंकड़े हैं, लग्जरी आइटम के आंकड़े हैं, वॉचेस के आंकड़े हैं, टेलीफोन के आंकड़े, मोबाइल फोन। अब 10,000 से नीचे वाला मोबाइल खरीदने वाले लोग लगातार कम हो रहे हैं, उसके आंकड़े भी मैं आपको समय समय पर दे चुका हूं। तो ये किस चीज का परिणाम है? जो लोग थोड़ा राजनीतिक अर्थशास्त्र समझते हैं, ये परिणाम है सरकार की पूंजीवादी आर्थिक नीतियों का। इस देश में जो उद्योगपतियों और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला एक सिस्टम शुरू हुआ है, जितने भी देश के संसाधन है बड़े लोगों को दे दो, बड़े लोग उसको हासिल करते हैं, वो अपने मैनेजर की तनख्वाह तक दे देते हैं, वो सब तो हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन इनके कारोबार को चलाने के लिए जनता से जो पैसे आना चाहिए और माल जनता में बिकना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। सरल तरीके से समझिए, आपने क्या किया? अमीर अमीर लोगों को पैसे दे दिए, अमीर लोगों ने अपने मैनेजरों को पैसे दे दिए। अब वो जो पैसे आए, अब आप उसको चाहे जमीन मान लो या सरकार की टैक्स में छूट मान लो, जो मानना है मान लो, पैसे आपने उन्हीं को दिए। अब आपने मान लीजिए उदाहरण के लिए अडानी अंबानी को पैसे दे दिए। अडानी अंबानी ने उस पैसे को घर में तो रखेगा नहीं, उद्योग खोलेगा। तो अडानी के जो कर्मचारी हैं, बड़े बड़े मैनेजर 10 लाख 20 लाख पाने वाले, वो उनको तनख्वाह देगा। तो अडानी का मैनेजर अंबानी से सामान खरीद लेगा, अंबानी का मैनेजर अडानी से सामान खरीद लेगा। तो ऊपर वाला जो बाजार है वो तो ऊपर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन जो पैसा किसान के पास जाना चाहिए, गरीब मजदूर के पास जाना चाहिए, वो सामान खरीदे, उससे अंबानी अडानी की फैक्ट्री चले, और वो फैक्ट्री चले, उससे अडानी अंबानी की ग्रोथ और उससे मैनेजर की तनख्वाह बढ़े, तो ये के शेप नहीं आएगा। तब सबके सब ऊपर जाएंगे। हमारी पिछले 10 साल में जो आर्थिक नीतियां आई हैं, उसमें पहले भी था ये, इसमें ये नहीं कहूंगा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में नहीं था। मनमोहन सिंह जी तो सारे पाप के आविष्कारक हैं जो भारत में लेकर आए, वो वित्त मंत्री थे तब से। तो वो जो चीजें हैं उसमें तेजी आई है मोदी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा। क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा, कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल गया है। पहले मोबाइल बनाने वाली 10-5 कंपनियां होती थी, 10-20 भारतीय कंपनियां भी होती थी। अब वो सब जोलो वोलो लावा शावा सबका बैंड बज चुका है, माइक्रोमैक्स वगैरह वगैरह, अब सब विदेशी ब्रांड है। धीरे धीरे करके जो आ जाए, जो अपना है वो ले जाए। और बनाना रिपब्लिक इसी को कहते हैं। एक जमाने में कभी ब्राजील में केला लॉबी हावी हो गई थी, और जो कुछ नीतियां बनती थी सरकार की उसी लॉबी के लिए बनती थी, वहीं से ही शब्द निकला है। तो ये विषमता बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और ऐसा राजनीतिक अर्थशास्त्र के बहुत सारे दार्शनिकों ने लिखा है कि जब गरीब के पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो छोटे छोटे अपराधों की तरफ बढ़ता है। स्नैचिंग बढ़ती हैं, मारपीट बढ़ती हैं, चाकू राहजनी बढ़ती है, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। और ये बढ़ने के बाद में भी जब व्यक्ति को लगता है कि उसका हक नहीं मिल रहा है, तो वो फिर संगठित होके और अपना हक हासिल करने की ओर बढ़ता है। लोग कहते हैं अक्सर, मैंने सुना है कि भाई ये जो फिलॉसफीज लिखने वाले हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, मार्क्सवादी हैं, ये सब तो फेल हो गया, दुनिया से चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि मार्क्सवाद, जो मेरी अपनी समझ है, शायद समय से पहले आ गया था। समाज में उस स्तर की विषमता आई ही नहीं थी जिसकी कल्पना मार्क्स करके गया था। ऊंच गरीब अमीर में उतना फेद ही नहीं आया था। तो बीच में अगर आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी उसकी, तो उसके उसी तरह के परिणाम आ रहे हैं। चीन है जैसे, वो एक तरह से कैपिटलिस्ट देश बना हुआ है, वो कोई बहुत कम्युनिस्ट देश नहीं है उस तरह से देखा जाए तो। सोवियत संघ में भी ये हुआ, राजतंत्र के बाद में सीधा पूंजीवाद आया ही नहीं, सीधा समाजवाद। तो अब ये जो स्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं, जहां जहां कैपिटलिज्म है वहां पे भी गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। अगर इसको सरकारें नहीं रोकेंगे तो ये
आने वाले समय में एक बहुत खतरनाक स्थिति हमारे समाज के लिए बनने वाली है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।